आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है अब बिहारी इन अमेरिका के इस नए एपिसोड में। ये एपिसोड बाकी एपिसोड से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें चूंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और वहाँ अभी तो गर्मी का मौसम है, गर्मी और भी बढ़ गई है। तो इस मौसम में मैं आपका परिचय एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं पुराने ज़माने से, उनसे कराना चाहूँगा और उनसे कुछ हम लोग बातें करेंगे। और ये बात जो है हिंदी में भी होगी, थोड़ा भोजपुरी में भी होगा, और बीच बीच में अगर थोड़ा सा अंग्रेजी भी आ जाता है तो हम लोगों को क्षमा कीजिएगा। तो हमारे साथ हैं ये विनय कृष्ण मिश्रा। इनका जो परिचय हम बिल्कुल संक्षिप्त करेंगे और उसके बाद फिर इनको परिचय अपना देने का मौका देंगे। तो विनय बाबू जो है ना, इनका मन जो है एक सीढ़ी चढ़ला पे ना लगेला। इनकर जीवन के कहानी बहुत बेजोड़ बा। ये अपना गांव करनामेपुर जे शाहपुर विधानसभा में पड़ेला, वहाँ पे एगो हाई स्कूल में पढ़ले रहन। और वो हाई स्कूल के का नाम रहे? दियरा उच्च विद्यालय का नाम। दियरा उच्च विद्यालय। तो वहां से पढ़लन, आप बहुत अच्छा कैलन। तो भाई आप एगो चीज जानिएगा कि जब बिहार के लोग अच्छा करते हैं और जब अपनी कहानी बताते हैं तो उसमें एक नाम बड़ा कॉमन रहता है, वो है पटना साइंस कॉलेज। उस जमाना में एक एगो कॉलेज रहे, एगो उत्तर बिहार और मध्य बिहार में कहीं तो पटना साइंस कॉलेज रहे, आ दक्षिण बिहार में कहीं तो सेंट जेवियर्स रहे। तो ई पटना साइंस कॉलेज में अलन, वहाँ से पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कैला के बाद देश के सबसे बढ़िया कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी कानपुर में, तो वहाँ से ई सिविल इंजीनियरिंग कैलन। आ ओकर बाद के भी बहुत अनोखा परिचय बा। मतलब देश के कोनो बेजोड़ कॉलेज और इंस्टीट्यूट ना छोड़लन, और ओकर बाद नौकरी कैलन, अपन कंपनी चलैलन। लेकिन इस आदमी की विशेषता ये है कि हमको तो हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ लगा। तो बाकी हम लोग बातचीत करेंगे तो आपको भी इनका परिचय मिलेगा, इनकी कहानी पता चलेगी। तो विदाउट ए फर्दर एड्यू हम विनय भाई से जानते हैं कि उनकी जीवन यात्रा कैसी रही है। तो पहला सवाल बा विनय भाई कि राउर अपन जिंदगी में कौन ऐसन कष्ट झेलनी, कौन ऐसन संघर्ष देखनी जे राउर के जे नाता अभी भी शाहपुर, शाहाबाद और बिहार के जनता से जुड़ल बा। देखिए, बात हुआ कि हमने के तब लाइक बचपन में हम छोटा नहीं था, हमारे फादर एक्सपायर कर गए। ओकर बाद से अपन मदर के हम स्ट्रगल देखले बनी साथ में। बेसिकली वो लालटेन जना के रात भर पढ़ा, वो जा बैठ में साइड में बैठा रहे खाली, वो कुछ समझ में नहीं, चौथा फेल है, वो पढ़ाई नहीं करे, फॉर्मल एजुकेशन कुछ नहीं किया। तब वो साथ में बैठा नहीं अपन ये देखे खातिर कि भाई पढ़ा था कि ना। तो वहीं से ही रहा है कि भाई वो माहौल से पढ़ के निकले गए। तो 10 तक हमनी के भोजपुरी मीडियम में पढ़े रह जा, हिंदियों ना बोले होता है। तो जब साइंस को पटना में गया तो स्ट्रगल समझ में आई कि भाई उजा जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आइल बा, समझता हर सब्जेक्ट में इंग्लिश में पढ़ावे के शुरू हो गई। तो एक ये रहे कि भाई गांव के माहौल से जो आवता ओकरा थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करे के पड़ेला अपना के ओ लेवल पे ले जाए खातिर। तो ये स्ट्रगल रहे। और जब बाहर आदमी गई, हर जगह गई, चूंकि गांव से ही हम पढ़ल बढ़ल बनी, हमार लाइफ के फॉर्मेशन ईयर जो बा शुरू में गाँव में बीतल बा। तो हमेशा रहला कि बिहार थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन वो में ये भइल कि जब बाहर घूम के आदमी आयल, फिर हम बेंगलोर आईनी सब करके, और जब देखनी जाए कि बिहार हमनी के 25-30 साल पीछे बा और राज्य से, तो बड़ा दुख लागला ई देख के कि बिहार में इतना टैलेंटेड आदमी बड़े, सब आदमी इतना बढ़िया बढ़िया पोजीशन पे बाहर बड़े, बिहार से ज्यादा आईएएस निकलता रहे, सब कुछ बा। लेकिन बिहार की प्रोग्रेस उतना होत नहीं के, जो पहले रहे मोरलेस वो सही बा। तब यही सब रहे कि गांव से जुड़ाव रहे, तो लागे कि भाई बिहार के भी थोड़ा आगे बढ़े के चाहिए। और जब प्रशांत जी के जन सुराज पार्टी आई थी भैल कि भाई थोड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म बा जोना के थ्रू बिहार के विकास में, विकसित करे में हमनी के बढ़िया से योगदान दे सकता नहीं। बहुत बहुत बढ़िया बात बा। अच्छा, तो रउआ अभी शाहपुर से एगो संभावित उम्मीदवार बानी।
तो बहुत लोग के ई समझ में ना आला कि आला कमान और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और सेंट्रलाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर में ई कौन ऐसन कैंडिडेट बा, कौन ऐसन ई जन सुराज व्यवस्था लाना चाह रहा है कि जिसमें लोगों को पहले संभावित कैंडिडेट बनना पड़ता है और ना कि बकायदा उनको टिकट थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि जाइए लड़िए और ये करना है वो करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि दो चीज मेन कारण क्या है कि जन स्वराज में क्यों संभावित करके रखा गया। एक तो नई पार्टी है, ठीक है, नई पार्टी का प्रचार प्रसार एकदम डोर टू डोर करना है, ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना है। तो उसमें आपको ज्यादा लोग चाहिए शुरू में। थोड़ा जन स्वराज ओपन प्लेटफॉर्म भी है, किसी के लिए बायस नहीं। अब हम ये भी बोले जन स्वराज में कि जो इवन छोटे छोटे लोग भी हैं, वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं हर तरीके से, बट उनको अगर पकड़ है ग्राउंड पे तो वो भी नेता बन सकते हैं। मतलब कि उम्मीदवारी उनकी भी रहती उतनी ही है जितना एक पढ़ा लिखा आदमी है। तो उस हिसाब से रखा गया कि ज्यादा लोग हैं तो पार्टी का प्रचार अच्छे से होगा। और दूसरा ये है कि एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्योंकि एडहॉक बेसिस पे नहीं है। क्योंकि बहुत पार्टी में आप सुनते होंगे, अब देखिए प्रूफ नहीं है बट सुनते ही हैं हम लोग कि कोई पैसा देके अपना उम्मीदवारी ले लिया, खरीद लिया ऐसे करके। अब इस पार्टी में ये तो है नहीं, तो आप किसी को कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसका वही है कि ग्राउंड पे जाके आप काम करो, ग्राउंड पे किस तरह से अपनी बात को जनता को समझा पा रहे हो। देखिए पढ़ा लिखना एक अलग बात है, आप हो सकता है कि करियर में आप प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन ग्राउंड पे आके जो लोग हैं उस माहौल में रहना, लोगों तक अपनी बात को समझाना पहुंचाना, ये भी एक आर्ट है। वो आप में है कि नहीं, तभी आप ट्रू लीडर बन सकते हो। तो जन स्वराज इन्हीं सब सारे मतलब कि पैरामीटर्स पे लोगों को जज कर रहा है कि आपके साथ जनता है कि नहीं, आप किसी से बात करते हो तो आपकी बात लोग सुन रहे हैं कि नहीं। तो वही कारण है कि हम सब लोग को बोला गया कि भाई आप जाके ग्राउंड पे काम करो, और जो अच्छा सारे हमारे पैरामीटर्स है वेरियस, उस पे जो निखर के आएगा उसको भाई सीट दिया जाएगा। बहुत अच्छी परंपरा है। और विनय जी, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो ये बहुत ही सॉलिडिफाइड प्रोसेस है अमेरिका में। इसको प्राइमरी प्रोसेस कहा जाता है, जिसके तहत हर एक कैंडिडेट को परखा जाता है, जांचा जाता है और देखा जाता है कि ये लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे कितने खरे होंगे। उस हिसाब से पार्टी देती है और एक्चुअली वो खुद ही आपस में डिबेट करते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद वो अपने प्रोग्राम्स पेश करते हैं, उसके बाद ये डिटरमिन किया जाता है। तो वेरी गुड। अच्छा, आप जो है, चलिए चुनाव हो गया, आप बन गए बिहार के एमएलए शाहपुर से। तो एमएलए का मेरे ख्याल से दो दायित्व होता है। एक तो आपके क्षेत्र की जनता के लिए आप उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं और उनकी समस्याओं को हल करें, उनकी आकांक्षाओं पे पूरा उतरें। बट दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो लोग भूल जाते हैं कि आप चूंकि बिहार विधानसभा के सदस्य होंगे, बिहार के शासन की व्यवस्था के अंग होंगे, तो बिहार के विकास के लिए आपकी क्या परिकल्पना है। तो पहले तो आप अपने क्षेत्र की बात कीजिए और फिर बिहार की बात करते हैं। देखिए मेरा एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि मैं जैसे ग्राउंड पे घूम रहा हूँ, लोगों से हम्म। मिल रहा हूँ, और नेताओं के बारे में जो यहाँ के पहले एमएलए रह चुके हैं उनके बारे में भी बात करते हैं कि कौन सबसे अच्छा एमएलए आपको लगता है। मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हूँ लेकिन एक अच्छा पर्सपेक्टिव ग्राउंड सेट हो रहा है डिस्कशन का। तो लोग बोलते हैं कि वैसे नेता को अच्छा बनाता है जो हर सबके घर घर घूमता है। मतलब जैसे कि किसी का कोई भी, किसी कोई अगर किसी को एक्सपायर कर गया या कोई शादी है फिर कथा है जो भी है, उसमें वो नेता पहुंच जाता है मोरलेस, और लोगों को 100-200 हज़ार रुपए का कहीं जरूरत है हेल्प कर देता है। इन्हीं लोगों को अच्छा मानते हैं लोग नेता को। बट हम इससे थोड़ा सा डिफर करते हैं, लोगों को बताते भी हैं। क्योंकि जो लोकल नेता है उनके साथ चैलेंज अभी बिहार में क्या हो रहा है ना, कि वो लोकल इश्यूज को समझते हैं कि भाई ये इशू है, लेकिन उसका समाधान क्या होगा ये इनको नहीं मालूम। क्योंकि ये बाहर की दुनिया देखे नहीं है, इनको आउटसाइड बिहार का अपने एरिया का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहीं पे बिहार मार खा रहा है कि यहाँ के दो बेस्ट लीडर हमारे शाहपुर के भी हैं, वो भी वैसा कुछ इंपैक्टफुल काम नहीं करके गए जिससे कि शाहपुर का ही विकास हुआ था, और वही चीज एक्सटेंड करता है पूरे बिहार में। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे लीडर्स का ये है, क्योंकि लोकल लीडर्स बस वो है ही नहीं जो कर पाए कुछ। विजन और इमेजिनेशन की कमी है। विजन इमेजिनेशन नहीं है। और मेरा देखिए क्या है कि
मैं बोलता हूं, जैसे प्रशांत जी बोलते हैं कि बिहार को वन ऑफ द अग्रणी स्टेट बनाना है भारत में। मेरा यह है कि शाहपुर विधानसभा को मैं वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट बिहार का विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा डेवलप करके। क्योंकि रीजन इसका यह है कि मैं एक शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल लेके आया हूं, वो मेरा विजन है। तो उससे क्या हुआ कि उसको मैं अगर इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली कर लिया शाहपुर में, और वो सक्सेसफुल हो गया, उस मॉडल को लेके हम लोग बिहार के और भी विधानसभा में जा सकते हैं। तो हमारा एक टेम्पलेट हो जाएगा पूरे बिहार के लिए क्रॉस द बोर्ड। हमारे पास 5 साल टाइम रहेगा, तो 2-3 साल में उस मॉडल को हम लोग ठोक पीट के बढ़िया एकदम कर रहे हैं कि ग्राउंड पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मैं थोड़ा सा उस विजन के बारे में भी आपसे बात करूंगा। अभी हम्म। करें या बाद में, जब आप नहीं नहीं, मतलब। आप ऐसा कीजिए कि एक दो लाइन तो अभी ये बता दीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे उसमें। तो मेरा जो विजन है शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल, उसका कोर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जिससे हम बोले ना कि पलायन रोकना है, हम्म। चाहे बिहार में लोगों को जॉब मिल जाए, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो पलायन, वही जॉब जनरेशन मेरा कोर है उस मॉडल का। और उसमें हमको क्या है कि पहले ये करना है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है हमारे बिहार में पूरा, गवर्नमेंट जॉब से सॉल्व नहीं है। कि अगर हम ये सोचें कि गवर्नमेंट जॉब सबको मिल जाएगा, तो वो सोल्यूशन नहीं है। हमको प्राइवेट कंपनीज को भी लाना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप लाना पड़ेगा, सो दैट कि वो लोग अपना खुद का कोई कंपनी बनाए जिससे जॉब जनरेट करे, rather देन कि जॉब के पीछे भाग रहे। ऐसे कैपेबल लड़के बहुत सारे हैं जो खुद ही वो लोग जनरेट कर सकता है जॉब, जिसमें गांव में 10-20 लोगों को जॉब दे सकता है। तो मेरा एक ये क्या है कि वो पहला चीज है, कल्चर डेवलप करना है कि लड़के जो हैं, हमारे जो युवा हैं शाहपुर के, फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो बिहार में बाद में होगा, वो किसी प्रॉब्लम को देखें तो उसका सॉल्यूशन माइंड होता है ना, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर माइंड से, उस माइंडसेट से देखें, उसके लिए सॉल्यूशन निकाले, कोई कंपनी शुरू करे, रदर देन कि वो कहीं जॉब ढूंढ रहा है, प्रॉब्लम को भुगत रहा है, लेकिन उसका दिमाग चल ही नहीं कि उसका कुछ सॉल्यूशन भी निकाले। ये करेंगे। और बिहार में देखिए, शिक्षा व्यवस्था तो एक पार्ट है, ये जो पैरेलल ठीक होगा। तो जो कॉलेजेस बिहार में हमारे हैं, इधर शाहपुर में जो भी कॉलेज हैं, उनमें हम लोग एक इंक्यूबेशन सेंटर भी रन करेंगे, कि जिसके थ्रू जो लड़कों को, जो भी बच्चे अपना जो यूथ है, वो कोई भी कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो उसको हम लोग हर तरीके से, लाइक सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर भी ला सकते हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर भी ला सकते हैं उसके थ्रू। प्लस हम लोग उनको मैनेजमेंट, टेक्निकल, जो भी कंसल्टिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा पहला काम ये है कि एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है यहाँ के यूथ्स में कि वो लोग सोल्यूशन प्रोवाइडर माइंडसेट से काम करने लगे, और प्रॉब्लम देखे तो उसके लिए सोचे और सोल्यूशन निकाले कंपनी बना के उसके थ्रू। इससे क्या होगा कि देखिए, तब लड़के जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, वो जॉब जनरेट करना सीख लेंगे। अच्छा, अभी आपने जो शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल की बात की, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि उसके और कौन कौन से आयाम हैं। ठीक है। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि उसका कोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही है। तो एक तो ये है कि जैसे आपको बताया कि स्टार्टअप वाला कल्चर हम लोग को लाना है यहाँ पे, एक काम वो है। दूसरा ये है कि उसमें हम लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं। तो शाहपुर जैसे अपना पूरा विधानसभा है, इसको हम लोग 4 या 5 जोन में डिवाइड करेंगे, और हर जोन में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। अब स्किल डेवलपमेंट सेंटर में बहुत सारा काम करना है। एक तो हुआ कि कंप्यूटर स्किल्स बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग देना है, जो गांव के बच्चे हैं। दूसरा ये कि उनका एक करियर काउंसलिंग भी करना है, कि उनको जब 12th पास करते हैं, 10th पास करते हैं, तो किस तरह की पढ़ाई करें तो उनको आसानी से जॉब मिल सकता है, जैसे मार्केट कैसे मूव कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे कुछ भी पढ़ रहे हैं, और एजुकेशन लेवल इतना नीचे हो गया है कि बैचलर लड़के बीए बीएससी करें, उनसे आप पूछो कि उनका सब्जेक्ट क्या है, उनको नहीं मालूम। ये हालत है यहाँ पे हायर एजुकेशन की। तो थोड़ा सा उनको काउंसलिंग करना है। इससे क्या फायदा होगा कि इवन बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग से, डिजिटल जो भी आजकल वर्ल्ड है उसमें अपना काम करके, सोशल मीडिया से 10-15 हजार रुपये आराम से वो कमा सकते हैं यंग एज में भी। तो एक उसके लिए हम लोग को ये करना है। प्लस एक उसी को हम लोग धीरे धीरे उस जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करने लगेंगे। जैसे जैसे ट्रैक्शन मिलता जाएगा वो करेंगे। तो वो एक ऐसा इंजन हमारा डेवलपमेंट का होगा, मॉडल का, कि जिसके थ्रू स्किल लोग हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा ये है कि उस मॉडल के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी कंपनी से खुद भी अभी बात करें, उनको ला रहे हैं कि यहाँ पे आके तुम काम करो।
तो वो भी बल्कि बाहर की कंपनी को लाएंगे और काम करेंगे, सब प्राइवेट पार्टीज होंगी आएंगी यहाँ पे, लोगों को काम देंगी जो लाइक अपना फैक्ट्री लगाए हैं या अपना सर्विस सेंटर का कोई सर्विस वर्क है वो है। प्लस यहाँ पे जो हमारा एरिया है गांव वगैरह का, उनके अराउंड फार्मिंग वाली जो कंपनी है, डेयरी की जो कंपनी है, उनको भी हम लोग बात करें लाने के लिए। तीसरा एक सबसे बड़ा चीज क्या है कि लोकल, जैसे मैं देखा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं और बहुत लोग जो खेती करते हैं, टमाटर की, गोभी की, बहुत आलू की खेती करते हैं, उनको मार्केट नहीं मिल पाता है उनको सेल करने का। तो हालत ये होती है कि कभी कभी सिचुएशन ये भी होता है कि टमाटर को या गोभी को खेत से निकालने में जितना पैसा खर्च होगा, दैट इज मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट टोमेटो। तो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर चलवा के उसको उसी जमीन में दबवा देते हैं। ये हालत है। तो हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हर एक ब्लॉक लेवल पे या दो तीन पंचायत मिला के ऐसे कुछ सेंटर्स बना सकते हैं जहां पे कि या तो कोल्ड स्टोरेज में उनको रखें और फिर बाद में बड़े बड़े शहरों में पहुंचाएं। दूसरा ये भी है कि आप चिप्स बना सकते हो, आप टोमेटो केचप्स बना सकते हो, तो छोटा छोटा ऐसा फैक्ट्री भी बनाते जाएंगे। बहुत बड़ी की भी जरूरत नहीं है, शुरू में छोटे छोटे मशीन आजकल आते हैं, तो इनको भी हम लोग बढ़ावा देंगे कि इनसे एक लोकल एम्प्लॉयमेंट भी, अनस्किल्ड जो बहुत लेबर है उनके लिए भी पैदा होगा, और किसान भाइयों को भी उससे बहुत फायदा रहेगा कि उनका जो भी सामान आज बर्बाद हो रहा है खेती में, टमाटर गोभी ये सब, वो लोग पैसा बहुत अच्छे से कमा सकते हैं उस पर। तो ये सब पार्ट है। तो मेनली यही है कि कल्चर लाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, कंपनीज को भी इनवाइट करना है यहाँ पे कि आके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और फार्मर्स के लिए एक एनवायरनमेंट सेट करना है जहाँ पे कि उनको ये फैसिलिटी मिले कि अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करें, बाद में उसको बाहर शहरों में बेचा जा सकता है, या लोकली उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बना के भी हम लोग बाहर बेच सकते हैं। इसमें विनय, एक बात, अगर बिहार का इतिहास देखिएगा तो जब ये काफी उन्नत भी रहा है, तो उसमें दो चीज इसके मूल में रहे हैं। या तो कृषि, या कृषि से उत्पादित जो चीजें होती हैं, जैसे आपने अभी प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात की, मार्केट एक्सेस की बात की, तो ये हमेशा से रहा है जब बिहार काफी उन्नत रहा है। और उसमें जो है, एक चीज देखना है कि कैसे बिहार की धरती तो बहुत ही फर्टाइल है और बहुत ही उर्वर और उपजाऊ है, तो उसमें कैसे हम कैश क्रॉप्स को ज्यादा, उस जो पर हेक्टेयर है, जो पर एकड़ है, उसकी मात्रा कैसे बढ़ाएं। देखिए मार्केट उसको, एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो कैश क्रॉप्स में क्या है कि अभी एज ए पार्ट ऑफ जन स्वराज के अपने विजन में भी है। तो हम लोग उसमें क्या बोल रहे हैं कि देखिए बिहार में क्या है कि कैश क्रॉप्स अदर स्टेट्स में 33% के अराउंड लोग खेती करते हैं, नकदी फसल जो बोलते हैं हिंदी में। बिहार में वो 5% के अराउंड है, इतना कम है। हम्म। रीजन ये है कि यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको फैसिलिटीज भी नहीं है उतना, जो बताया ना कि बहुत सारा चीज बर्बाद हो जाता है। हम्म। तो हम लोग एज पार्ट ऑफ जन स्वराज के विजन में एक ये है कि जो कैश क्रॉप्स को करेगा, उत्पाद करेगा, उसका खेती करेगा, उसका उनको पूरे साल में 365 में 300 डेज लेबर फ्री दिया जाएगा। और वो लेबर का पैसा कहाँ है, हम लोग मनरेगा का जो पैसा आ रहा है उसको कनेक्ट कर रहे हैं इस लेबर से, सो दैट कि ये लेबर जो है काम करे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो किसानों को ये बढ़ावा देने के लिए कि कैश क्रॉप्स पे ध्यान दें, उनको लेबर फ्री दिया रहा है, और ये एक बहुत बड़ा हेल्प उनके लिए है। क्योंकि बहुत लोग खेती में स्ट्रगल इसलिए भी करते हैं, लेबर नहीं मिल रहे हैं बिहार में, कि बहुत सारे लोग तो बाहर चले जाते हैं, वो पंजाब में हरियाणा में जाके खेतों में हेल्प कर रहे हैं, तो हमारे लोग यहाँ मिल ही नहीं पाते हैं। तो वही है कि अगर उनको इस तरह से हम लोग डाइवर्ट कर दें फंड को, तो सबको हेल्प हो जाएगा, और कैश क्रॉप्स भी हम लोग उत्पाद अच्छे से कर सकते हैं उसका। और दूसरी चीज जो मैंने सुना है प्रशांत किशोर को भी बोलते हुए, और आप लोगों के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, मैं चाहूंगा कि वो जगह पाए कि बिहार की जब बात आती है तो लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो वो प्रसिद्धि जो है तब मिली थी जब लोगों ने लगभग 100 साल काम किया था, 200 साल काम किया था। हमारे पास जो है, जैसे कि अगर आप आंध्र प्रदेश को देखें, तो उनके पास एक गोल्डन आंध्र प्रदेश का विजन है, विजन 2047। हमारे यहाँ कोई ऐसा विजन नहीं है अभी
कि जो हमारे पास महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको कैसे उस स्तर पे किया जाए, उस स्तर पे लाया जाए। और उसमें दो तरह की शिक्षा होनी चाहिए। एक तो आपको रोजगारोन्मुख शिक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि पलायन रुकेगा। यहाँ के लोग यहीं पे किसी भी स्तर पे, केवल ऐसा नहीं कि केवल मजदूरों का पलायन हो रहा है, आपके यहाँ से इंजीनियर्स, आपके यहाँ से डॉक्टर्स, आपके यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स, सारे लोगों का पलायन हो रहा है। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है। केवल हम निचले स्तर के पलायन को ना रोकें, अपना जो ब्रेन ट्रस्ट है उसको कैसे रोकें। आपके यहाँ अभी 38 जिलों में एक व्यवस्था हो गई है कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, भले उसके स्तर जैसे भी हों, लेकिन जब वहां से बच्चे निकलेंगे तो उस उन्हीं में से कुछ बच्चे जो हैं बाहर भी जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको बिहार में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो उन सब चीजों को, मेडिकल माइग्रेशन, इंजीनियरिंग माइग्रेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ माइग्रेशन, जो कि 12वीं के बाद के शिक्षा पाए हुए लोग बाहर बिहार से जाते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं तो देखिए, आपने बहुत सही बात बोली कि हायर एजुकेशन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे पहले का, जैसे आप भी पढ़े थे, मैं भी पढ़ा था साइंस कॉलेज पटना से, तो पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज भी जैसा था कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स माना जाता था इंडिया में। ये सारे कॉलेज अपने में दम था कि पटना कॉलेज का बहुत बढ़िया पढ़ाई होता था, साइंस कॉलेज पटना तो था ही साथ में। ये सब ग्लोरी वी हैव लॉस्ट। देखिए नालंदा वगैरह का जो भी है वो तो हम लोग करेंगे, उस पर ध्यान तो आएगा ही नहीं। पहले हम लोग का प्रॉब्लम बहुत बेसिक लेवल से ही है। तो पहले हमारे ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल पे लेके जाना है, उनसे बेटर करना है। तो हमारे जो पुराने पुराने यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको पर फिर से फाइन ट्यून करके अच्छे से करके लाना है उस लेवल पे जो पहले उनके पास ग्लोरी थी। जैसे आरा में, हमारे भोजपुर में एक जैन कॉलेज है, मतलब ये भी जैन कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था बिहार में और इंडिया में उसका था। वो एकदम सारे कॉलेज खराब हो गए हैं, तो सबको ठीक करना है। अब ये होगा कैसे ठीक? देखिए आपने जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग उस तरह से, मतलब पढ़ाई ऐसे भी होती है जिससे कि जॉब लोग को मिले, वो तो जरूरी है। दूसरा ये भी कि हम लोग को पढ़ाई में रिसर्च ओरिएंटेड करना पड़ेगा। अगर रिसर्च ओरिएंटेड हमारे लायक क्यों करती है यूनिवर्सिटीज, इवन इंडिया के भी, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत कम होती है और इसी के कारण कुछ नया प्रोडक्ट, नया इनोवेशन हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो बिहार को रियली एजुकेशन हब बनाना है, जहाँ पे कि बाहर से भी लोग, देखिए अगर अच्छा एजुकेशन हब बनाते हैं तो आपका एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है। बाहर से लोग पढ़ने आएंगे आपके यहाँ, तो एक वो भी है, वो पढ़ने आएंगे तो फी देंगे, प्लस उसके बाद और जो सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिल्ड होता है, दुकानें खुलती हैं, चाय की एक दुकान खुलेगा तो दो आदमी को मिल गया ना भाई काम, ऐसे तो वो भी करना है। तो एक तो रिसर्च ओरिएंटेड करना पड़ेगा। अब प्लस उसके बाद मैं जो आपको अपना बता रहा था कि शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल का भी पार्ट है कि जब रिसर्च ओरिएंटेड करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स बोलेंगे, पूरे बिहार में स्टार्टअप वाला कल्चर लेके जब आना शुरू करेंगे, एक बहुत वाइब्रेंट यूथ आपको दिखेगा। फिर अब बहुत एक, मतलब बहुत वाइब्रेंट पूरा इन्वायरमेंट ही हो जाएगा बिहार का। और उसके बाद देखिए, क्योंकि हमको बिहारियों पर बहुत भरोसा है, हम लोग बिहारी हैं, अभी बिहारी हूं, एक बार हम लोग रियली ठान लिए, उस मोड में आ गए कि उसके बाद से तो बिहार को कोई रोक नहीं सकता है। और बिहार कभी कभी हम लोग को इसीलिए लगता है ना कि पूरा इंडिया प्लान करके रोके हुए है कि लेबर फैक्ट्री बना रहा है, और हम लोग को बिहार का ये जो चीज है ना, एक बार उस मोड में आ गया बिहार, हम देखते हैं स्टार्टअप जो है ना, बिहार से ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स आएंगे, आपको बता रहा है दुनिया दंग रह जाएगी देख के कि यहाँ पे इतना टैलेंट भरा हुआ है, बट उन सारे बच्चों को, मतलब जो यूथ हमारे, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है। तो एक ये चिल्लाना है। मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे, मैं बोल रहा हूँ, यही निवेदन भी करता हूँ कि बिहार के लिए एक बहुत एक ऐतिहासिक मोमेंट है, और इस जर्नी में सब लोग सहयोग करें और ऐसा बिहार बना के हम लोग निकालें उसके बाद कि बिहारी वर्ल्ड प्राउड, मतलब कि आप फील करोगे वैसा होना चाहिए। जो बिहारी असगाली है ना, वो बिहारी गाली नहीं रहे। बिहारी मतलब कि बहुत डेवलप, बहुत उत्कृष्ट मानसिकता वाले, मतलब डेवलप माइंड वाले लोग हैं, वही बात है। जैसे पुराने जमाने में बुद्ध का विहार रहा है, वैसे ही और बुद्ध का बिहार, ज्ञान का चंद्र, विहार बने। हाँ, चाणक्य का जो चाणक्य नीति अभी भी लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो बिहार अपना है। तो उस बिहार के गौरव को यूथ ही, हम ही लोग ला सकते हैं। और उसको लाने के लिए रिलेंटलेस परसूट जो बोलते हैं ना, कि लगे रहना पड़ेगा कुछ सालों तक, 5 साल 10 साल, और सबको लगना पड़ेगा, तभी हो पाएगा।
बहुत बढ़िया। अभी हम सुन रहे हैं कि जनसुराज एक कोई लाभ कार्ड उसकी व्यवस्था पे बात कर रही है। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, लोगों को बताएं। ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं परिवार लाभ कार्ड। तो ये कार्ड क्या है कि जैसे किसी फैमिली मेंबर, एग्जांपल बता रहे हैं, फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ है, दो बच्चे हैं, कोई एक पेरेंट वृद्ध है, मतलब कि है उस तरह से है, किसान भी हो सकता है, उनकी फैमिली में कोई किसान भी है, खुद किसान है, वैसे करके। तो हम लोग लाभ कार्ड में क्या कर रहे हैं कि प्रशांत जी हमेशा बोलते हैं कि इस बार अगर जन स्वराज की सरकार आ गई और जो बच्चे 10-15 हजार की नौकरी के लिए बाहर गए हैं, कष्ट से रह रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, कर्नाटक वगैरह में, जहां भी, वो छठ में इस बार बिहार आ गए और जन स्वराज की सरकार आ गई, तो उनको लौट के जाने की जरूरत नहीं। तो फिर कैसे होगा ये भाई? उनको तो 10-15 हजार रुपया वहां मिल रहा है, अब कहाँ से पैसा दोगे? हम्म। तो अब आते ही लोगों को आप जॉब नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसके लिए हम लोग का एक मिनिस्ट्री बनेगा, पूरा फोकस होके हम लोग जॉब जनरेट करने की कोशिश करेंगे जैसे भी होगा। तो पहला चीज है कि जब वो लोग नहीं जाएंगे तो फर्स्ट 1 और 2 मंथ्स उनको एक हेल्प चाहिए भाई, उनका इनकम होना चाहिए। तो उस लाभ कार्ड में हम बोल रहे हैं कि जो लोग रुक रहे हैं उनको 12 हजार रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो उस कार्ड में 12 हजार रुपया एवरी मंथ लोड हो जाएगा। ठीक है। प्लस उस घर में मान लीजिए कि दो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी है, स्कूल जाते हुए छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए हर एक बच्चा को 500-500 रुपया फी दिया जाएगा। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, आजकल ऐसी फैमिली दो ही बच्चे होते हैं नॉर्मली, तो 1 हजार रुपया हो गया, तो 12 हजार प्लस 1 हजार 13 हजार रुपया हो गया। फिर हम लोग में कोई उस घर में एक वृद्धा है, उसको 2 हजार रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। तो 13 + 2 15 हो गया, 15 हजार का हिसाब हो गया। हम लोग का अपना जो भी विजन है उसमें एक और बोलते हैं कि महिला को, क्योंकि लघु उद्योग अपना महिला सशक्तिकरण के लिए उनको हम लोग 4% ब्याज पे ऋण देंगे। ठीक हम्म। है। हम्म। बैंक, पैसा तो बैंक से आएगा ना, बैंक को इनेबल करेंगे कि इनको ऋण दे, बट बैंक तो 4% तैयार नहीं होगा, बोलेगा कि 8% लेंगे, 10% हम ब्याज लेंगे। तो ये जो गैप है ये सरकार उसको पूरा करेगी। और हम बोलते हैं कि 1 से 5 लाख तक कोई लोन लेता है बैंक से इस तरह का, जो 4% इंटरेस्ट पे, तो सरकार को अराउंड 2500 पर मंथ पे करना पड़ेगा ऑन एवरेज। आइडिया है उस पर। हम्म। तो 2,500 वो हो गया, तो 15 हजार प्लस 2,500 17,500 का हिसाब हो गया। फिर हम जो आपको बताए कि कैश क्रॉप के लिए जो मनरेगा के लेबर्स को हम लोग लेके आएंगे आपके हेल्प करने के लिए, तो वो उसका भी ऑन एवरेज लाइक 300 days अ ईयर दे विल वर्क, तो इट कम्स अराउंड मंथली 2,500 रुपीज वो एक आएगा आपका वो। तो हम्म। टोटल मिला के 20,000 का आपके पास मंथली कार्ड रहेगा, जो डायरेक्ट पैसा होगा या किसी और हेल्प से हमको आपको बेनिफिट देंगे, वो ये आपके पास कार्ड रहेगा। तो इससे क्या होगा कि मेन इसमें क्या है कि जो पलायन को इमीडिएट हम रोक देंगे, और 1-2 महीने में फिर उनकी जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी, लोग को जॉब मिलते जाएगा, ये पैसा 12 हजार जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा उनको। मैं ये कहूँगा कि आप जैसे लोग जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं, आप ये तो इमीडिएट मेजर हुआ, कैसे उसको लॉन्ग टर्म मेजर में कन्वर्ट करें, इस पे आप और काम करें और हम लोगों को बताएं कि कैसे उसको टेम्पररी से परमानेंट में आप कन्वर्ट करेंगे उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। दैट वुड बी ग्रेट। एक चीज जो मैंने देखा है कि अभी जो विजन है, मे बी मुझे उसके बारे में पता नहीं है, उसमें जैसे हमने कहा कि भाई एक लोअर लेवल का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, सो दैट लाइक द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 50 lakhs ऑफ बिहारीज हु आर आउटसाइड वो वापस आ जाएं और जा नहीं पाए। लेकिन जो हायर लेवल का, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन वगैरह, रिसर्च वगैरह का जॉब हो, तो कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएं, उसके लिए आप खुद भी आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, बिजनेस एनालिटिक्स की आपकी कंपनी रही है, आप कैसे ये सुनिश्चित करें कि ये जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो जब बाहर निकलें तो उनके पास ऐसे ऐसी सुविधाएं हों। क्योंकि जब कॉल सेंटर बैंगलोर में चल सकता है, जब आउटसोर्सिंग सेंटर बैंगलोर में चल सकता है, पुणे में चल सकता है, मद्रास में चल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं चल सकता है? देखिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि पहला मेडिकल का, हम्म। मैं शाहपुर, हम लोग का एक रेफरल हॉस्पिटल है जहाँ पर कि बहुत नेता बोलते हैं 30 या 20 बेड हमने बनवा दिया, लेकिन वो भी बेड बनाने से केवल नहीं होता है, यूज नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं। हम्म। क्योंकि आप जब ओपीडी में जाते हो वहां पे, तो नॉर्मली आप यूएस में रहते हो, आप एक हॉस्पिटल में जाते हो ओपीडी में किसी भी रीजन से गए, तो क्या होता है
कि एक असिस्टेंट डॉक्टर होती है, नर्स होगी, वो आपका पूरा पहले ही चेकअप ले लेती है, आपका ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट मेजर कर लेती है, टेम्परेचर मेजर कर लेगी, सब कुछ मेजर करके वो लिख लेती है कि भाई ये डिटेल्स इसका है। फिर डॉक्टर को क्या है कि सारा इंफॉर्मेशन मिल गया तो उसको आपके साथ घंटों बिताने की जरूरत नहीं है, क्विकली वो समझ जाएगा कि उनको ये प्रॉब्लम है, और कोई मेजर प्रॉब्लम है तो और टेस्ट बता देगा कि ये करके लाइए, फिर अपना देखेंगे। हमारे यहाँ पे क्या इशू है, क्योंकि मैं यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे भी बात किया कि डॉक्टर ही केवल है और कोई सपोर्ट में है ही नहीं। एक आदमी केवल बैठा है बाहर, पर्ची देता है, जाइए उनसे मिल लीजिए। अब वो डॉक्टर क्या करेगा? वो डॉक्टर ऐसे ही कुछ भी दवा देता है, वो चेकअप ही नहीं होता है ठीक से, और स्ट्रेंथ इतना कम है कि डॉक्टर ये सबको नहीं देख पाते। मतलब घंटों लगता है, एक छोटे से सर्दी खांसी के लिए दिखाने गए तो घंटों, 4-4 5-5 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि अगर जैसे आप बताया ना कि जो हमारे ईच डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए, ठीक है, बड़ा मतलब 100 200 300 का स्ट्रेंथ एटलीस्ट रहे शुरू में, तो आप देखो एडवांटेज क्या होगा। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जब सेकेंड थर्ड ईयर में थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब पढ़ाई कर लेते हैं तो उनको ग्राउंड पे जाना होता है एक्सपीरियंस करने के लिए, लाइव एक्सपीरियंस के लिए, ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स में। अगर वैसे हमारे पास स्ट्रेंथ है तो मान लीजिए कि 20 वैसे 50 वैसे हॉस्पिटल से बच्चों को लाके हम इस हॉस्पिटल में डाल दिए, तो अब बताओ क्या होगा कि जो इनिशियल जो डॉक्टर को सब चेकअप करना है ये बच्चे असिस्ट कर देंगे, इनकी लर्निंग भी हो रही है, अपना असिस्ट कर देंगे, फिर डॉक्टर को कम टाइम लगेगा कोई भी बीमारी को देखने में और ये करने में, मतलब कि डिसीजन लेने में। तो अगर एक मेडिकल कॉलेज बनता है तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छे से जो भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें सीट्स और बढ़ा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, क्योंकि सीट बेड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वी आर एबल टू प्रोवाइड ऑल द सर्विस अराउंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कर सकते हैं। तो एक तो मेडिकल कॉलेज होना भी चाहिए, अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो जरूरी है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप, मैं तो बेंगलोर में भी देखा हूँ, साउथ में आप देखो, चेन्नई में देखो, मतलब कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्रा में भी देखो, वहां पे क्या है कि उनका एक मेन एजुकेशन जो है ना, बहुत रिवेन्यू जनरेटिंग एरिया उनका है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हैं और उसमें बिहार, यूपी और पूरे अपना एमपी के बहुत सारे नॉर्थ से लड़के जाके 40% तो हम ही लोग उनका रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमें रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और एक एक 1.5 लाख रुपया फी होता है एक एक साल का। समझिए एक एक कॉलेज में 100 बच्चे भी हैं तो कितना वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हमारे पैसे से। तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए। और इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए इंडिया में भी क्या हो गया ना कि हर कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग केवल आईटी की पढ़ाई करने लगे, कंप्यूटर्स की करने लगे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा सोसाइटी में, देखो एआई आने लगा तो आप समझ सकते हैं, उसके कारण आईटी में जॉब्स हो सकता है कम होने लगेंगे। तो आईटी पे ही फोकस नहीं करना, हमको ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर चाहिए तो सारे ब्रांच को, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, सब पे फोकस करना पड़ेगा। और लड़कों को काउंसलिंग करना होगा कि तुम्हें हर ब्रांच में कुछ कुछ लोग जाए, पढ़ाई करें, और उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी उनको देंगे। तो मेडिकल कॉलेज ये तो चाहिए। और जैसे पहले मैंने आपको एक और भी बताया था कि साथ में अगर कॉलेजेस आ रहे हैं तो अर्बनाइजेशन भी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो अच्छे टीचर्स हमको नहीं मिलेंगे। सही बात है। और उसमें सारे लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो लेयर है, जैसे कुछ लोग नर्सिंग में जाना चाहेंगे, बहुत सारी महिलाएं, बच्चे जाना चाहेंगे, कुछ लोग टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना चाहेंगे, तो उसके लिए भी अच्छे कॉलेजेस की व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा तो उसमें ये मानना है कि आपको बिल्कुल नए बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो महाराजा कॉलेज, जैन कॉलेज का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। आपके पास ऑलरेडी शाहपुर में जो महाविद्यालय है, उसी में आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि ताकि आपके नर्सिंग का एजुकेशन हो सके, बीएड का, टीचर्स ट्रेनिंग का एजुकेशन हो सके, और भी जो भी एग्री प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का एजुकेशन हो सके। तो उसमें सरकार को करने की जरूरत है, और उसमें आप लोग जब जाएंगे तो विजन के साथ एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा, और ये होना भी चाहिए। देखिए इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जो बिहार के लोग, आप जैसे लोग हैं जो बाहर चलेंगे तो सारे ब्रेन सब एक साथ काम करेंगे तो हम लोग बहुत इफेक्टिव वे में, बहुत अच्छा काम एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। देखिए हर चीज में पैसा डालने की जरूरत नहीं। और आपने बहुत सही बात बोला कि बहुत सारे हमारे पे कॉलेज हैं जो कि अंडर यूटिलाइज्ड,
उनका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है। हम्म। तो उनके पास बिल्डिंग है, क्लासरूम्स भी हैं, तो उनको हम लोग शिफ्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में बीएड की पढ़ाई हो सकती है, बाद में नॉर्मल पढ़ाई हो सकती है, इवनिंग शिफ्ट में हम लोग कुछ और भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। इससे फायदा क्या होगा हम लोग को कि इनिशियली हमें हर चीज में पैसे की जरूरत नहीं रहेगी, जस्ट एक सेटअप चाहिए और वो करके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सजेशन भी है और हम लोग इस पे जरूर काम करेंगे। अभी आपके एरिया में बाढ़ आया हुआ है बहुत जबरदस्त गंगा जी का। तो उसमें एक तो पूरा गांव ही कट गया है, जमनिया गांव। तो आपके क्षेत्र में जमीनी स्तर पर क्या कठिनाई है, और आप कैसे जनता का दुख दर्द बांट रहे हैं? हो क्या रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि रोड नाली गली आपने बनाया कि नहीं, इसी को डेवलपमेंट लोग मान के चलते हैं। सारे नेता जो उनसे आप पूछेंगे हमने इतना रोड बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बेसिकली मुखिया वाला काम भी एमएलए लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए एमएलए के पास न वो थॉट प्रोसेस है और न वैसा कुछ बड़ा सोच है, न कर पाते हैं, क्योंकि उनको उसी में फंसाए हुए लोगों को, और खुद भी वही काम करते हैं। जवैनिया का क्या हुआ कि ये आज से नहीं हो रहा है, मतलब ये सालों साल से जवैनिया का गंगा जी का कटाव हो रहा है बहुत दिन से। तो आप समझ लो कि 4-5 साल में गंगा जी 10 किलोमीटर कट करके आ गई, उस गांव पे आई और गांव को भी डुबाया। तो ये लोगों को दिख नहीं रहा था। तो पहले तो समझना कि ये हुआ ऐसा क्यों। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है, वन ऑफ द रीजंस ये है कि हमारे बिहार साइड में गंगा जी का व्हाइट सैंड होता है, उसकी निकालने के लिए उन्होंने बहुत गंगा जी से व्हाइट सैंड निकाला उनके नीचे तल से। इससे क्या हुआ कि हमारे बिहार साइड में ये गहरे हो गए गंगा जी। अब समझ रहे कि स्लोप ऐसे हो गया, यूपी हम्म। साइड में वैसे ही रहा, इधर गहरा हो गया। अब हम्म। स्लोप इससे और कटाव बढ़ गया, क्योंकि फ्लो इधर ज्यादा वाटर आ गया, तो इससे कटाव होने लगा, बढ़ने लगा। तो एक तो ये जो बालू माफिया बोलते हैं ना, इन्होंने इस पे बहुत अच्छे से जैसा काम काम किया है, कर दिया। काम कर दिया अपना। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, हर पार्टी के लोग करते हैं यहाँ पे। शाहपुर में आप बोलोगे तो 10 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, लास्ट 10 ईयर से आरजेडी के हमारे लीडर हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये होते रहा। मतलब आग लगती है तो कुआं खोदना शुरू करते हैं, यही यहाँ पे टेम्पलेट पे लोग रिएक्टिव मोड में ही काम करते हैं। ये इशू जब चल रहा है, तो मैं जब देखा कि ये कटाव हो रहा है, तो मैं जाके जल संसाधन मंत्रालय में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनसे मिला। मैं बोला कि वो हमारे आईटी कानपुर के ही पढ़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं। तो मैं उनसे बोला कि यार ये कैसे तुम देख सकते हो कि गांव एकदम कगार पे गिरने वाला और तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, कैसे हो सकता है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे और वहां पे एक गांव खत्म हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास तो पूरा बिहार देखने के लिए है, जैसे कोसी गंडक का भी बाढ़ का इशू है, तो हर जगह इशू रहता है, हम लोग तो उसमें बिजी रहते हैं। इसमें क्या है कि जो लोकल लीडर्स हैं शाहपुर के, आज तक कभी वो लोग आके इस पे बात ही नहीं की। तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में ये इशू कभी प्रायोरिटाइज हो ही नहीं पाया, किसको हाई प्रायोरिटी पे एड्रेस करना है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ लोकल लीडर्स का इशू है, मैं मानता हूँ। ये बहुत दुख की बात है, मैं देखो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, बस मैं बहुत इमोशनल चीज है कि ये लोग रात में सो कैसे लेते हैं, कि जिनकी गलती से पूरा गांव बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, और उसके बाद ये लोग तब भी चौड़े होकर घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो नया गांव बसाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि इवन लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर नवंबर तक भी आके कोई जोड़ लगाता, कोई बात करता हम लोगों से, तो शायद हम लोग उस गांव को बचा लिए। क्योंकि जवैनिया के कटाव को रोकने के लिए यूपी बिहार दोनों गवर्नमेंट को साथ में काम करके ही करना पड़ेगा, जो इतना कोई सोचता नहीं है और करना भी नहीं चाहता है। तो ये हमारे, ये पूरी गलती मैं केवल एक पार्टी की नहीं, बीजेपी आरजेडी दोनों की नेताओं की गलती है, जो न उनके पास कोई थॉट प्रोसेस है, न इस प्रॉब्लम को कभी वो सोचते हैं। उन्होंने बालू भी कटवाया, सब कुछ किया, और जब इशू इतना बढ़ गया तब रिएक्टिव मोड में जाके चावल बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कुछ करने की अब बात करते हैं, कोई ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, अगर इलेक्शन ईयर नहीं होता तो वो भी नहीं करते सर। उसमें एक तो उन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, दूसरा विजन नहीं है, तीसरा थॉट प्रोसेस नहीं है, चौथा लोगों के एस्पिरेशंस को इतना दबा के रखा गया है, लोगों की आकांक्षाओं को इतना दबा के रखा गया है। इन सब चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसमें आप जैसे पढ़े लिखे
मैं तो अभी नौजवान ही कहूंगा आपको, क्योंकि आरा जिला में कोई बूढ़ा ना होला। आरा की धरती से एक से एक बड़े लोग निकले हैं। वीर कुंवर सिंह जिन्होंने आज़ादी का बिगुल फूका। और आरा में बहुत अच्छे अच्छे मिठाई भी है। आरा के खुरमा प्रसिद्ध बा, जगदीशपुर के लवंग लता प्रसिद्ध बा। तो वैसे ही शाहपुर से विनय मिश्रा होयन। तब खैर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आरा की वो जनता, भोजपुर की वो जनता जो मुझसे बहुत अच्छा भोजपुरी बोलती है, बट मेरा भी खास लगाव रहा है। बचपन में मैं आरा में रहा हूँ, मौलाबाग में। बहुत बहुत धन्यवाद विनय, आपका जुड़ने के लिए भी और इस लंबी सार्थक चर्चा के लिए। एगो बात, जैसे हम लोग बिहार में बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का समाधान हमको अभी से ही पता हो। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, आएगा, देख लेंगे, इसको कर लेंगे। दे उसी एटीट्यूड से हम लोग भी, आप भी आगे बढ़े हैं, छोटी छोटी जगहों से निकल के, कि सब कुछ थोड़े मालूम था आगे क्या होगा, यही सोचते हैं कि जो आएगा कुछ देख नहीं लेंगे। पता था, देख लेंगे, वही कर ना, लिया वही जाएगा। आप डे वन को सारा प्लानिंग कर भी नहीं सकते, क्योंकि आगे क्या क्या आएगा, रोड ब्लॉक्स जो हम आज सोच रहे हैं, हो सकता है कि समथिंग एल्स विल बी डूइंग, बट गोल सेम है कि बिहार को अच्छा बना। और बिहार को अपने लाइफ टाइम में हम फिर से अच्छा देखना चाहेंगे। वैसे ही जैसे हमने बचपन में यहाँ की उच्च शिक्षा का, उत्तम श्रेणी की उच्च शिक्षा का लाभ लिया, वैसे ही हम चाहेंगे कि आगे आने वाले बिहार के बच्चे जो हैं, अगला जनरेशन जो है, बिहार पे फिर से गौरवान्वित महसूस करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर थैंक से यू मिलेंगे। मंतु।